हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी रीट की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम बायोलॉजी की सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उससे जुड़े कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश, ऑप्टिक्स। दूसरा टॉपिक है हमारा ध्वनि, साउंड। तीसरा है ऊष्मा, हीट। फोर्थ टॉपिक है बल तथा उनके प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गति। तथा उनके नियम। और इसके बाद एक और टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा, एनर्जी। एंड इट्स और उसका संरक्षण। ये सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करने जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा टॉपिक प्रकाश, लाइट, जो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी और उसी डिमांड के अंतर्गत हम सबसे पहले लाइट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। क्या होता है प्रकाश? क्या करता है प्रकाश? अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक कारक है। प्रकाश वह कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। सपोज कीजिए कि इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। उसका कारण है क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और यदि प्रकाश ही ना हो तो वस्तु अंधेरे में होने के कारण हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। सपोज कीजिए ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश गिर रहा हो
तो वह प्रकाश जब इस वस्तु से टकराएगा तो टकराने के पश्चात वह पुनः परावर्तित होगा और परावर्तित होके हमारी आंखों में प्रवेश करेगा। और उसी कारण जब यह प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और टकराने के पश्चात पुनः इससे परावर्तित हुआ और परावर्तित होने के पश्चात जब इसने हमारी आंखों में प्रवेश किया तो इसी परावर्तन की घटना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यदि हम बात करें प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं, या कम प्रकाश के कारण वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। लेकिन प्रकाश का होना ही वस्तुओं को दिखाने का मुख्य कारक है, मुख्य आधार है, वरना वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। अब देखिए, प्रकाश से जुड़ी कुछ बातों की ओर चलते हैं। प्रकाश की बात करते हैं तो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लाइट। नेचर, तो देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग से तात्पर्य क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो वह उसके पथ और उसके आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करती है। और क्योंकि ये प्रकाश अपने मार्ग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और याद रखिएगा, इसी के साथ साथ प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति कहलाती है। द्वैत प्रकृति यानी ड्यूल नेचर। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति कहलाती है, ड्यूल नेचर कहलाता है। ये द्वैत प्रकृति से तात्पर्य क्या है, तो देखिएगा, ड्यूल नेचर का मतलब होता है प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति, दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकाश कण के समान और प्रकाश तरंग के समान। दोनों के समान व्यवहार करता है। यानी प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करेगा और प्रकाश तरंग के समान भी व्यवहार करेगा। और क्योंकि प्रकाश कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति कहलाती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति इसलिए क्योंकि प्रकाश कण के समान और प्रकाश तरंग के समान, दोनों के समान गुण प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब देखिएगा, कुछ प्रकाश के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें पहला सिद्धांत दिया था कणिका सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत दिया था
कणिका सिद्धांत, यह सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक दूसरा सिद्धांत था तरंग सिद्धांत, यह सिद्धांत हाइगेन के द्वारा दिया गया था। फिर प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यह सिद्धांत मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। और चौथा फोटोन, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। देखिएगा, कणिका सिद्धांत न्यूटन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, यानी न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण के समान प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में गुजरता है, सीधी सरल रेखा में ट्रेवल करता है, और यही प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहलाता है। यानी प्रकाश स्ट्रेट लाइन में पास होता है, इसी सिद्धांत को कहा जाता है कणिका सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था तरंग सिद्धांत, जो हाइजेन ने दिया था या हाइगेन ने दिया था, और यह कहता था कि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण के समान सीधी दिशा में गति नहीं करता है, वो सीधी दिशा में गति करने की बजाय वो उस सीधी दिशा के आसपास तरंग के समान गति प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी तरंग के समान उसकी गति होती है। इसीलिए प्रकाश की प्रकृति प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है, और क्योंकि प्रकाश कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहा जाता है। उसके बाद तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्रकाश जिस पाथ से गुजरता है वह अपने पथ के चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने का कार्य करता है, और क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति होती है, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा, जबकि एक लास्ट प्रकाश को फोटोन कहने का कार्य किया था आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। फोटोन से तात्पर्य क्या होता है, तो देखिएगा, प्रकाश एक एनर्जी का पैकेट है, एक एनर्जी का बंडल सोर्स है, यानी प्रकाश में स्वयं एक ऊर्जा का प्रकार है जो अपने चारों तरफ एनर्जी स्प्रेड या फैलाने का काम करता है, और क्योंकि यह एनर्जी फैलाता है इसीलिए प्रकाश को आइंस्टीन ने फोटोन नाम दिया, यानी एनर्जी बंडल या एनर्जी पैकेट का नाम दिया। तो इस प्रकार हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी। अब देखिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग वेग से ट्रेवल करने का काम करता है, तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग किस प्रकार होता है। तो देखिए, प्रकाश के वेग की बात करते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट। देखिएगा, पता होना चाहिए प्रकाश की गति सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होती है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप कल्पना कीजिए, एक सीधा पाथ है और एक पानी से भरा पथ है। अगर हम किसी मनुष्य की गति इस पथ में इमेजिन करें तो ये क्योंकि ये माध्यम वायु है और ये माध्यम जल है, तो हम इसे विरल माध्यम कहेंगे, यानी रेरर मीडियम, और हम इसे सघन माध्यम कहेंगे। तो देखिए, अगर हम वेग की बात करें तो वायु में वेग और जल में इस मनुष्य का वेग, किस माध्यम में वेग अधिक होगा? अगर हम इन दोनों माध्यमों की कल्पना करें तो देखिएगा, वायु में वेग अधिक होता है। उसका कारण है क्योंकि ये विरल माध्यम है और विरल माध्यम में प्रकाश या कहें मनुष्य तेज गति से ट्रेवल करता है, जबकि जल एक सघन माध्यम है और उसमें मनुष्य धीमे गति करेगा। सेम कॉन्सेप्ट प्रकाश के संदर्भ में भी है कि प्रकाश की जब दो अलग अलग माध्यमों में गति कराई जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में तेज गति से ट्रेवल करता है, जबकि सघन माध्यम में धीमी गति से ट्रेवल करने का काम करता है। तो इसी प्रकार अगर हम माध्यमों की बात करें तो देखिएगा, विभिन्न माध्यम सघन से विरल लें या विरल से सघन लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वायु में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3.00 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम जल में बात करें प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.91 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि हम बर्फ में, माफ कीजिएगा, बर्फ में प्रकाश का वेग होता है 2.91। जल में बात करें तो प्रकाश का वेग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जल के बाद प्रकाश का वेग कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद बात करते हैं अत्यंत सघन माध्यम हीरे में प्रकाश का वेग। तो हीरे में प्रकाश का वेग होता है 1.25
इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिएगा, जब हम वायु से हीरे की ओर बढ़े तो माध्यम की सघनता बढ़ती जा रही है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ते हैं तो प्रकाश के वेग में कमी होती चली जाती है। प्रकाश के वेग में कमी होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होगा, यानी माध्यम के कण पास पास आते जाएंगे, तो वह उस वस्तु के या उस प्रकाश के गतिशील होने या उसके वेग में कमी करने का कारक होगा, और इसी कारण उसके वेग में कमी होने लग जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब प्रकाश की, जैसे कि हमने बात की, प्रकाश हमें वस्तुओं को दृश्य बनाने में सहायता करता है। हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु पे जब गिरेगा तो गिरने के पश्चात वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करने का कार्य करेगी, और वही परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो नेत्र में या आंखों में प्रवेश करने के पश्चात हमारे रेटिना के ऊपर एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, और वही प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में पहुंचकर हमें वस्तुओं को दृश्य बनाने का काम करता है। और वही वस्तु हमें वास्तव में उल्टी भी दिखाई देती है, क्योंकि उल्टी हमारे मस्तिष्क में वह वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है जो हमें सीधी दिखाई देती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का एक भाग जिसे ऑक्सीपिटल कहते हैं, वो ऑक्सीपिटल उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधे बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार वस्तु दृश्य होती है, और यदि यही प्रकाश ना हो तो वस्तु दृश्य नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु पर प्रकाश ही नहीं गिरेगा तो परावर्तन की घटना प्रतीत नहीं होगी या परावर्तन की घटना परफॉर्म नहीं होगी, और इसी कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम कहें अंधेरे कमरे में वस्तु दिखाई नहीं देती है, जबकि प्रकाशमान कमरे में वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाशमान कमरे में जब प्रकाश उस स्रोत से वस्तु पर आपतित होगा तो आपतित होने के पश्चात उस प्रकाश का उस वस्तु से परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात जब वह प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करेगा तो रेटिना के ऊपर उसका एक प्रतिबिंब निर्मित होगा, और वही प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनने वाला मस्तिष्क में प्रवेश करता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमें वस्तु दिखाई देती है। अब आइए देखते हैं प्रकाश की कुछ घटना। इसमें सबसे पहली घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। यह हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है परावर्तन? देखिए, सपोज कीजिए एक चमकदार सतह है, एक चमकदार सतह है जैसे कांच, कांच कह दो, दर्पण कह दो,
पानी या कोई धातु। देखिएगा, जब किसी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश गिरता है तो उसे कहा जाता है, इसे कहते हैं आपतित किरण। रे ऑफ इंसिडेंट। इसे कहते हैं आपतित किरण। अब देखिएगा, जब किसी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश गिरा तो गिरने के पश्चात वह प्रकाश की प्रकृति क्या हो सकती है, या तो वो प्रकाश इस दिशा में प्रवेश करे या वो प्रकाश टकराने के बाद इस दिशा में प्रवेश करे। तो वास्तव में प्रकाश किस दिशा में प्रवेश करेगा? तो क्योंकि यह चमकदार सतह है तो प्रकाश इसको भेद कर आर पार नहीं जा पाएगा, और वही प्रकाश इससे टकराने के पश्चात जिस दिशा से आया या जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो और जब प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में पुनः लौट गया, यानी प्रकाश इस दिशा से आया, इस माध्यम से आया, ये माध्यम वायु था, वायु से ही आपतित हुआ और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब प्रकाश जिस माध्यम से आया टकराने के पश्चात या आपतन की घटना के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः लौट गया, तो समान माध्यम में लौटने की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी यदि हम बात करें, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो आपतन की घटना के पश्चात प्रकाश समान माध्यम में लौट जाता है। यही परावर्तन कहते हैं। तो यदि हम कहें कि आपतन की घटना के पश्चात समान माध्यम में लौटने की घटना, आपतन के पश्चात प्रकाश के समान माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, यानी रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो रिफ्लेक्शन वही होता है
सपोज कीजिए प्रकाश इस दिशा से आया और इस वस्तु पर टकराया, और टकराने के पश्चात जिस माध्यम इसी माध्यम से प्रकाश प्रवेश कर रहा था और इसी माध्यम से प्रवेश करने के पश्चात इसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, तो समान माध्यम में लौटने की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो अगर इन शॉर्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो आपतन की घटना के पश्चात प्रकाश के समान माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अब देखिएगा, हम प्रकाश की बात करें तो परावर्तन के कॉन्सेप्ट में हमें कुछ नियम दिए गए हैं और उन्हीं नियमों को कहा जाता है परावर्तन के नियम। और कई बार एग्जाम्स में इस परावर्तन के नियम से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो परावर्तन के नियम से तात्पर्य क्या है, तो देखिएगा परावर्तन के नियम जिसे कहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, हमने बात की जब किसी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो गिरने के पश्चात जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में प्रकाश किरण पुनः लौट जाती है, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण यानी रे ऑफ इंसिडेंट। और इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण या कहें रे ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण रे ऑफ इंसिडेंट, परावर्तित किरण रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर, किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात प्रकाश किरण के समान माध्यम में लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। और इस परावर्तन की घटना में दोनों किरणें जिस सतह पर आपतित हुई है या जिस सतह से गुजर रही है उस सतह पर 90 डिग्री पर या समकोण से खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा, यानी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। इसे कहते हैं अभिलंब या कहें नॉर्मल। नॉर्मल, तो देखिए, और इस पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो देखिएगा, पहला नियम की बात करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि परावर्तन की घटना में जो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण, जबकि परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। यानी हम बात करें तो आई कहलाएगा आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और R कहलाएगा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए पहला नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण अभिलंब से जितने कोण बनाते हुए गिरती हैं उतने ही कोण से ये पुनः परावर्तित हो जाती है। यानी इस स्थिति में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या हम कहें कोण I बराबर कोण R, इसी को कहा जाता है परावर्तन का प्रथम नियम। या इस नियम को इस रूप में भी लिखा जा सकता है साइन I बराबर साइन R, या कहें आपतन कोण की जा बराबर परावर्तन कोण की जा, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और इसी प्रकार एक और दूसरा नियम होता है। ये नियम क्या कहता है, देखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन चीजों की बात करी है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में एक ही तल या कहें प्लेन में उपस्थित होते हैं। तो ये दूसरा नियम है जिसमें कहते हैं आपतित किरण या कहें रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, या कहें आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यही कहलाता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो यही दो नियम परावर्तन के नियम कहलाते हैं और इन्हीं नियमों पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।